मैं हूं सलोनी भल्ला। सप्ताह की सुर्खियों में आपका स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम उन खबरों पर बात करेंगे जो इस सप्ताह मीडिया में सुर्खियां बनी। बात उन खबरों की करेंगे जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपना प्रभाव छोड़ा। सप्ताह की सुर्खियों में हर क्षेत्र से जुड़ी खबरों पर बात होगी। राजनीति में क्या कुछ बड़ा हुआ, सूबे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या हलचल है, कौन सा दल किससे बात कर रहा है और किस दल की चुनाव को लेकर क्या बड़ी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, देश के सबसे बड़े सदन में ऐसा क्या हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी देर रात तक सो नहीं पाए। 2022 चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगभग सभी पार्टियां चुनाव में अपनी पैठ मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सबसे पहले नाम अखिलेश यादव का ही आएगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव में पहले से ही सपा की जीत का दावा कर चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई हैं। बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाए है तो बीएसपी और सपा अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डाल रही है। और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की नई रणनीति भी बनाई है। इसके तहत प्रदेश को 4 हिस्से में बांटकर अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी कमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने संभाली है। जिसके चलते राजपाल कश्यप ने सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में विधानसभा क्षेत्रवार सम्मेलन भी किए हैं। समाजवादी पार्टी 2022 को लेकर बड़ी तेजी से जमीन पर काम करने में जुटी है, जिसकी तस्वीरें हमने जिनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल यात्रा के रूप में जरूर देखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़क पर सपा का हल्ला बोल और पिछड़ी जातियों की हक की लड़ाई विधानसभा चुनाव में किस हद तक समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगी। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हर वर्ग को खुश करने की ख्वाहिश। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी साइकिल यात्रा तो कभी बैठकों का दौर। तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। कभी प्रदर्शन तो कभी बीजेपी का घेराव। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मणों से लेकर दलित तक मची हो। मोदी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सपा की चुनावी महाभारत में बड़ी तैयारी। समाजवादी पार्टी 2022 को लेकर बड़ी तेजी से जमीन पर काम करने में जुटी है। पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों के सम्मेलन के बाद उनके हक के लिए अब सपा नेता सड़कों पर उतर आए हैं। पिछड़ी जातियों के हक की लड़ाई के लिए सपा सड़कों पर हल्ला बोल कर रही है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह न लागू किए जाने को लेकर सरकार को चौतरफा घेर भी रही है। साथ ही पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार की आवाज को भी बुलंद कर रही है। लखनऊ में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं। लाखों लोग प्रदेश में दे रहे हैं। आज लखनऊ में जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में बर्बरता योगी सरकार ने की है, अब हमें ज्ञापन देने तक का अधिकार नहीं पिछड़ों को है। ये बताइए, पिछड़े लोग ज्ञापन भी नहीं दे सकते, अपने मारे जा रहे हैं, चिल्लाएं भी नहीं, हक अधिकार भी नहीं माने। ये पुलिस से लाठियां चलवा रहे हैं, ये रोकने का काम किया। हम लोग घंटों से धरने पे बैठे हैं, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं। ये लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। झांसी में भी सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। तो वहीं बिजनौर में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। तो कानपुर में सपा नेताओं ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। ये योगी सरकार पिछड़े समाज को कहती तो है कि हम लाभ देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या किसी कैबिनेट में एक भी कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी समाज के लोगों को रखने का काम किया? और आज इतनी स्थिति बुरी हो गई है। अभी नीट में 1127 वैकेंसी निकली थी,
उस वैकेंसी में पिछड़ा वर्ग के लोगों को मात्र जो 27% आरक्षण मिलना था उसको कम करके इन्होंने भर्ती पूरी कर दी। हम लोग लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं की रिपोर्ट को लागू किया जाए, 27% आरक्षण बताया जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो सत्ता में उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इस मांग को लेके आज यहाँ पे हम सब एकत्र होके पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए। वहीं भोजपुरी स्टार काजल निषाद सहित कई संतों ने सपा का दामन थामा है, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा भी है। 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अफवाह, सबसे ज़्यादा गुमराह, सबसे ज़्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गाँव आज इंटरनेट पहुँच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। और अगर इन्होंने मेट्रो बनाई होती तो याद कीजिए झांसी में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि गोरखपुर में हम मेट्रो बनवा देंगे। जो व्यक्ति अपने शहर में मेट्रो नहीं बना सकता वो दूसरे शहरों में कैसे मेट्रो बनाएगा? वहां नाव तो चल सकती है, मेट्रो नहीं बन सकती। तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गुंडई तुमने छाया है कि तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? अरे नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। मतलब तुम दुशासन बन के अब चीर खींचने का काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे भाई भगवा धारण करके दुर्योधन बैठे हुए हैं और दाढ़ी बढ़ाकर तुम्हारे पिता जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी नेत्रियां हैं भाजपा में वो सब जो है काली पट्टी बांध के गांधारी बनी हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश को हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं? ये जंगल राज तो बना दिया है। सपा लगातार पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों के हित के मुद्दों को गर्म कर रही है और अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। यूपी में चुनावी बिगुल बजने में भले ही अभी 5 से 6 महीने का समय बाकी हो, लेकिन सियासी दल अभी से अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में जुट गए हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब मायावती भी चुनावी रण में उतर गई हैं, वो भी अपने खास रणनीति के साथ, जो अब हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी कमान सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में है। प्रदेश में सियासी पार्टियों की नजर 16% ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है, क्योंकि 2007 में जिस पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है उससे सत्ता भी हासिल हो रही है। इसलिए मायावती एक बार फिर 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश में है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बकायदा जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है और ब्राह्मणों को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लिहाजा यूपी की सियासी पिच पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण कार्ड खेला है, जो 23 जुलाई को श्री राम लला के दर्शन के साथ शुरू होकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव में जीत दिलाने में ये पंडित पॉलिटिक्स किस हद तक सफल रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की तरह सफलता हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का दांव फिर से खेला है। 2007 में ये दांव हर जाति पर लगाया गया था और कई जिलों में जातीय सम्मेलन हुए थे। लेकिन इस बार की सियासत कुछ बदली सी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपनी रणनीति बदल दी है। मायावती को सबसे पहले बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को अपने पाले में करना है और इसके लिए उन्होंने बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को कमान सौंप दी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी ठान लिया है कि वो हर हाल में 2007 वाले समीकरण को सिद्ध करके दिखाएंगे और 23 जुलाई से जब उन्होंने अयोध्या से बीएसपी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया तो मीडिया में इसकी खूब सुर्खियां बनी।
सतीश चंद्र मिश्रा का रथ धर्म नगरी अयोध्या से होते हुए जैसे जैसे दूसरे जिलों की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए गए। ब्राह्मण सम्मेलनों में सतीश चंद्र मिश्रा के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, लेकिन अब वो सपा पर भी हमले बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और सपा की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों और दलित का होता है। ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति पूछकर गोली मारी जा रही, उत्पीड़न में सपा से आगे है बीजेपी। बीजेपी और सपा के शासन में क्राइम बढ़ा, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, ब्राह्मणों और दलितों पर अत्याचार हुए हैं। बीएसपी सरकार में ब्राह्मण खुश थे। 22 में ब्राह्मणों को एकजुट होना होगा। बीएसपी को मजबूत करे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणों के लिए भस्मासुर है बीजेपी। ब्राह्मणों और दलित को एक होना होगा। ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी जोड़े। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों में सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा भाषण ज्यादातर ब्राह्मणों के लिए होता है। हर मंच से वो ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्र में आडवाणी और जोशी को साइड लाइन करने का मुद्दा भी उठाते हैं और प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किनारे लगाने का आरोप भी लगाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ कई मंचों पर पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी दिखाई पड़ते हैं और हर मंच से ब्राह्मणों से अपील की जा रही है कि इस बार चूक न होने पाए। अगर उत्पीड़न से आजादी पानी है तो फिर से बीएसपी की सरकार को लाना होगा। समाज ने प्रण कर लिया, तय कर लिया है कि वो हर उस जुल्म का जो बदला उससे पिछले 4.5 साल में जुल्म किए गए हैं, जातियां की गई हैं, लोग मारे गए हैं, शूटआउट्स हुए हैं, उसका वो गिन गिन के बदला लेंगे और अब की बार अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके अपना जो उन्होंने जो जुल्म उनके ऊपर हुए उसका भी हिसाब किताब। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज बुलंद करिए। सतीश चंद्र मिश्रा ने 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभी वो सम्मेलन करेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के सम्मेलनों में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पार्टी की सदस्यता भी ले रहे हैं और ब्राह्मणों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर 2007 की तरह फिर से 2022 में 16% ब्राह्मण और 23% दलित मिल जाएं, तो बीएसपी की सरकार बन सकती है। इतना ही नहीं, सतीश मिश्रा ने ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी पार्टी से जोड़ने का संदेश दिया, जिससे कि 22 में सत्ता में वापसी हो सके। 2 दर्जन से सम्मेलन कर चुके सतीश चंद्र मिश्रा काफी उत्साहित है। जिस तरह से सम्मेलन में जन समर्थन मिल रहा है, उससे यही लगता है कि शायद उनकी पार्टी 2007 का करिश्मा फिर से दोहराएगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को कौन नहीं जानता है। उनके बयान और फैसलों से हर कोई राजभर को पहचान गया है। बीते कई महीनों से ओपी राजभर सियासी सुर्खियों में भी हैं। कभी वो मायावती की तारीफ करते हैं तो कभी अखिलेश यादव की तारीफ करने लगते हैं। एक बार तो वो ये तक कह चुके हैं कि मायावती जैसा कुशल प्रशासक उन्हें किसी मुख्यमंत्री में नहीं दिखा और कुछ ही दिनों बाद अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। लेकिन इन्हीं सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर ली। सुबह सुबह की ये मुलाकात सियासत में सुर्खियां बन गई। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में राजभर के बयान सियासत में हलचल पैदा कर रहे हैं। अब सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठजोड़ के संकेत दिए हैं। राजभर के इस संकेत से सूबे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें। राजभर को भा रहे अखिलेश।
अखिलेश की तारीफ में पढ़े कसीदे, सपा से गठबंधन के संकेत, सियासत का बाजार गर्म, बीजेपी को हरा सकती है सपा। बीजेपी को जमकर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में अखिलेश यादव की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत काम किया है। छोटे लोगों को लगातार साथ लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 के चुनाव में सपा अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनाव हरा सकती है। वो देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं। देखिए, योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं हैं। नेता तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। अरे सही बोल रहे हैं, वो तो नहीं औरों किए होंगे ये सब। भाजपा भारतीय लूट पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय लूट पार्टी। आपने देखा कि बनारस में प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन कर रहे हैं शाम को, और सुबह छत गिर जा रही है। अभी आपने देखा कि पुल बन रहा था और बना नहीं, तब तक पुल गिर गया, दर्जनों लोग मर भी गए थे यहीं बनारस में। तो इनके काम, अभी जो पुल बना अभी इसी साल गंगा जी में बह गया बाढ़ में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी। एक हमने कार्टून देखा था, एक आदमी ने पूछा कि मोदी जी कैसे लूटते हैं, तो मोदी जी को ने बताया कि योजना बना बना के लूटते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली थी। मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था, लेकिन माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव से हुई मुलाकात के पीछे ओम प्रकाश का सियासी एजेंडा था। देखिए, स्वतंत्र देव पटेल जी पिछड़े समाज के नेता हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे, और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं। ऐसे में अब राजभर की अखिलेश यादव की तारीफ करने के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब की बार उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका दल अलग अलग तरह के समीकरण बैठाने में जुटा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस सप्ताह मंगलवार 10 अगस्त का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मिले एक विशेष अधिकार पर बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। राज्यों को संविधान से अधिकार प्राप्त है कि वो सीआरपीसी की धारा 321 के तहत केस वापस ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद राज्य इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है कि अब बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के किसी भी नेता का केस राज्य सरकार वापस नहीं ले पाएगी। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मुकदमा वापसी में नहीं चलेगी मनमानी, माननीयों को बचाने की बदलेगी कहानी, राज्य सरकारों के खत्म होंगे अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल केसों पर सुप्रीम प्रहार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। सत्ता में आते ही नियम कानून को ताक पर रखकर जो मुकदमे वापसी की गाथा पिछले कई सालों से चल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हंटर चला दिया है। विपक्ष में रहते लगे क्रिमिनल केसों को सत्ता में आते ही वापस ले लिया जाता था और कुर्सी मिलते ही सबसे पहले खुद पर लगे गंभीर केसों को खत्म कर दिया जाता था और फिर अपनी क्रिमिनल जिंदगी को गंगा से धो लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सब खत्म कर दिया है और फिर से खोल दी है क्राइम कुंडली।
माननीयों के क्रिमिनल केसों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। एमपी एमएलए के क्रिमिनल केस नहीं होंगे वापस। मुकदमे वापस नहीं ले सकेंगी राज्य सरकारें। दोबारा खुलेंगे वापस लिए गए पुराने मामले। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी लाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि सितंबर 2020 के बाद से राज्य सरकारों द्वारा जिन भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लिया गया है, उसकी समीक्षा संबंधित हाईकोर्ट करेगा और हाईकोर्ट ये तय करेगा कि सितंबर 2020 के बाद से राज्य सरकारों द्वारा वापस लिए गए मामलों को दोबारा खोला जाए या नहीं। सुरेश राणा कपिल देव पर फिर से चलेगा केस। संगीत सोम की भी खोली जाएगी क्राइम कुंडली। साध्वी प्राची पर चलेगा दंगा भड़काने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और साध्वी प्राची के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर अब रोक लगा दी है। इससे योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में चल रहे एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अगले आदेशों तक जज जारी रखेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। विपक्ष जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी सफाई देने में जुटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। जो मुकदमे वापस हुए थे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री मुख्यमंत्रियों के, उन पे फिर से मुकदमे चलेंगे और न्याय मिलेगा जिनके साथ इन्होंने अत्याचार किया था। और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इससे कहीं न कहीं राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उस पर काफी अंकुश लगेगा। इस निर्णय से राजनीति में जो अपराधी लोग जो जिस तरीके से एंट्री पाते हैं और अपनी राजनीतिक रसूख का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो उनके आपराधिक रिकॉर्ड है उनसे बच जाते हैं, इस निर्णय से राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हम सरकार के नाते भी इस बात की जिम्मेदारी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन इस बात को भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारी सरकारें इस तरह रही हैं जिन्होंने राजनीतिक बेसवश राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादने का काम किया है। ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द ऐसे मसलों का निस्तारण हो, हम इस प्रकार की अपेक्षा न्यायपालिका से भी करते हैं। फिलहाल चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के निवेदन पर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। अब कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।